Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chsselfforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 100 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic, आज का विषय है सोसाइटी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, उसको कब तक स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टोरिंग कैसे कर सकते हैं, और अगर रिकॉर्ड्स नहीं है या डिस्ट्रॉय हो गया है कुछ भी कारण से, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। टिपिकली सोसाइटीज़ में रिकॉर्ड्स और रजिस्टर को लेके फ्रॉड्स वगैरह कैसे होते हैं, ये सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के इमीडिएटली तुरंत सोसाइटी के मेंबरों का आई रजिस्टर एंड मॉर्गेज रजिस्टर प्रायोरिटी में बनाना जरूरी है। वॉर फुटिंग या सबसे पहला रजिस्टर जो बनना चाहिए वो आई रजिस्टर, मतलब सोसाइटी के मेंबर्स कौन कौन है, भले वो मेंबरशिप सेल डीड से आया हुआ हो या अलॉटमेंट लेटर से आया हुआ हो। सेल डीड से आया हुआ का मतलब ये हुआ कि आपने फ्लैट कोई डेवलपर से खरीदा हुआ है, बिल्डर से खरीदा हुआ है, तो वहां से सेल डीड उत्पन्न होता है या एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी आपने म्हाडा से या सिडको से लिया हुआ है तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उसमें एग्रीमेंट नहीं होता है। ये दोनों ही सिनेरियो में, सूरत में, आपको पहले सबसे पहले जितने भी मेंबर हैं, मानो 100 मेंबर्स हैं आपके, 100 फ्लैट है इज इक्वल टू 100 मेंबर, तो आई रजिस्टर आपका 100 मेंबर का सबसे पहला बनेगा। और मॉर्गेज रजिस्टर वो रजिस्टर है जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में शायद लोन वगैरह लिया हो। तो वो मॉर्गेज रजिस्टर में एंट्री होगी, कौन से बैंक को आपने मॉर्गेज किया हुआ है,
आय रजिस्टर और मॉर्गेज रजिस्टर जो प्रिपेयर करने का काम है, सबसे पहला काम तो वो बिल्डर का है, जिसने सोसाइटी रजिस्टर किया। और अगर आपने खुद ही सोसाइटी को रजिस्टर कर लिया है बिल्डर के नॉन कोऑपरेशन से, इसको नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बाय नॉन कोऑपरेशन ऑफ बिल्डर, तो सोसाइटी खुद करती है, मेंबर आपस में मिलके प्रमोटर वगैरह जोड़ तोड़ के फिर आप लोग खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं सोसाइटी का। सोसाइटी रिकॉर्ड्स व रजिस्टर के लिए कानून क्या क्या लागू पड़ता है, वो एक है सेक्शन 38, एक है सेक्शन 40, एक है सेक्शन 146। ये तो एमसीएस एक्ट हो गया। अब एमसीएस रूल्स के अनुसार रूल नंबर 32 रूल नंबर 33 रूल नंबर 38 रूल नंबर 65 और अगर बायलॉज में छोटा मोटा वर्णन देखना है तो बायलॉज 141 अप टू 147। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में जगह नहीं है या सोसाइटी में सोसाइटी ऑफिस नहीं है या जगह बहुत छोटी है। कई बिल्डिंगों में देखा जाता है कि टेरेस में सोसाइटी बना लिया या पार्किंग के किसी कोने में सोसाइटी बना लिया या पानी का जो पंप रूम है वहां पे बना लिया। कई लोग तो सोसाइटी के सीढ़ी में अगर कहीं छोटा सा पैसेज बचा हुआ है तो वहीं इस पे सोसाइटी का कबाड़ डाल देते हैं। छोटी सोसाइटी में पहले रिकॉर्ड्स व रजिस्टर सोसाइटी का सेक्रेटरी या चेयरमैन अपने घर पे रखता था, आज भी है कई जगह पे। तो सोसाइटी में जगह की शॉर्टेज वगैरह के हिसाब से ये सब रिकॉर्ड व रजिस्टर जो होते हैं कई बार उम्र के हिसाब से खराब हो जाते हैं, कई बार टर्माइट्स लग जाते हैं, कई बार पानी या मॉइस्चर से खराब हो जाते हैं। एंड मेजरली ये जो मैंने आपको बताया अभी, उम्र के हिसाब से या टर्माइट्स के हिसाब से या पानी या और कुछ ऐसे, तो जो खराब होने की जो शक्यता है वो हो सकता है 5-10% हो। पर मेजरली ये खराब होने का जो कारण होता है वो मैनेजिंग कमेटी के खुद के नेग्लिजेंस और ओमिशंस के कारण होता है। या मैं अगर ये कहूँ तो सोसाइटी के कई मैनेजिंग कमेटी के ये फितरत होती आदत होती है कि रिकॉर्ड रजिस्टर निकाला और उसको कुछ कुछ पेपर्स गायब कर दिए या पेपर खराब कर दिए, फाड़ दिया, निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन डिस्ट्रक्शन कर देना है। अब ऐसे टाइम पे अगर आप कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को ये बोलोगे कि भाई हमारा सोसाइटी में रिकॉर्ड्स रजिस्टर नहीं है, तो डीआर यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में सिर्फ इतना ही सीमित अधिकार है कि वो आपके सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कराएगा। 89A में हम वेबिनार कर चुके हैं, 89A पे हमारे वेबसाइट में उसका सारा डिटेल्स मौजूद है। इंस्पेक्शन के बाद में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डीआर क्या बोलेगा, उसको छोटा मोटा वार्निंग देगा या मैनेजिंग कमेटी को डिसमिस कर देगा। एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठेगा, वो आपका रिकॉर्ड बनाने का उसको अधिकार क्षेत्र में है नहीं। नई मैनेजिंग कमेटी आएगी, वो देखेगी रिकॉर्ड नहीं है, ढूंढेगी, कोशिश करेगी, छोटा मोटा नहीं मिला, या रिकॉर्ड है तो आदत अनुसार जो नई मैनेजिंग कमेटी आई है वो भी वही करेगी, पानी में खराब, रिकॉर्ड खराब करना, फाड़ देना, गायब कर देना वगैरह वगैरह। सोसाइटी के जो रिकॉर्ड रजिस्टर्स होते हैं
दे आर जस्ट लाइक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कुछ रिकॉर्ड्स को कंपल्सरीली परमानेंटली मेंटेन करना है, जैसे कि तलाटी ऑफिस या तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस या म्युनिसिपल ऑफिस या और अन्य अदर गवर्नमेंट ऑफिस में मेंटेन करते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स को परमानेंट मेंटेन करना है, उसमें कोई डिस्ट्रक्शन या खराब होने का कोई स्कोप नहीं है। इन सारे ऑफिसेस में रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने का कानून में अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। और भी अनेक कानून हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये एक्ट के अनुसार ये जो खाते बताए मैंने आपको, तलाटी, तहसील, कलेक्टर, म्युनिसिपल, अन्य गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह, ये सब रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने का उनको अधिकार दिया हुआ है और कंपल्शन है, कंपल्सरी है अंडर द पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट। कुछ एक्ट्स, कुछ रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को छोड़ के, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स परमानेंट है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स को छोड़ के सर्टेन रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड or they can be converted into soft copy storage, that is electronic storage. But generally speaking, generally and broadly speaking, अलग अलग कानून में अलग अलग अरेंजमेंट्स दिया हुआ है इस रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। कितनी अवधि है, कितना पीरियड है, कैसे करना है, कैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के अनुसार उसको फिर से रीजनरेट करना है वगैरह। जैसे उदाहरण के तौर पे इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट में रिकॉर्ड रखने का जो मिनिमम प्रिस्क्राइब पीरियड है वो 6 साल का है। कंपनीज एक्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वैट, जैसे महाराष्ट्र में वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स को आपको मिनिमम टू मिनिमम 8 साल रखना है। एक्साइज के कानून हैं, हर प्रोडक्ट में एक्साइज लगता है, खाने पीने में, पानी में भी लगता है, और हर काफ़ी चीज़, जिसको जो भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है या परिवर्तन होता है वो एक्साइज में आ जाता है। सैबी है, SEBI, सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड है, उसका 5 साल का लिमिट है एक्साइज और सेबी का। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको मिनिमम 10 साल के लिए इनका रिकॉर्ड प्रिजर्व करना है कानून के हिसाब से। हर जगह कानून फॉलो करना नेचुरली कई बार मुश्किल हो जाता है, पर कानून है तो कानून है, फॉलो करना है। महाराष्ट्र में, जहाँ पे हमारा MCS एक्ट और MCS रूल्स लागू है, महाराष्ट्र में लगभग 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना फेडरेशन ऑफिस है, सोसाइटी के फेडरेशन ऑफिस दिए। मतलब महाराष्ट्र में कम से कम 36 फेडरेशन ऑफिस हैं। इन फेडरेशन के पास में लगभग कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही MCS एक्ट व रूल्स के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं। फेडरेशन का काम टिपिकली क्या क्या हो सकता है या कर रहे हैं वो इस समय, वो है कैजुअल परस्यूसिव गाइडलाइंस देना। आपको अगर कुछ तकलीफ है, कुछ पूछना है आपको, तो आपको सुझाव कर देना, आपको थोड़ा सा कड़क से बोल देना कि भाई आपको ये करना ही करना है। गाइडलाइंस देना है, कैजुअल गाइडलाइंस कि सोसाइटी को कैसे फंक्शन किया जाता है, मैनेजिंग कमेटी को क्या क्या करना है, जनरल बॉडी मेंबर के क्या क्या क्वेरीज हो सकते हैं। फेडरेशन का एक ये काम है। दूसरा काम है कुछ फॉर्म्स बेचना, जैसे ट्रांसफर फॉर्म्स हो गए, एसोसिएट मेंबर के फॉर्म हो गए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म हो गए, नॉमिनेशन के फॉर्म्स हो गए, ये सब फेडरेशन अपना बेचता है। इसके अलावा और स्टेशनरी बिकती है उनके ऑफिस से, लगभग एक दुकान के तरह स्टेशनरी फॉर्म्स बिकती है। जैसे ये सारे फॉर्म्स और स्टेशनरी आपको रेगुलर आपके
एरिया में भी स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाते हैं। पहले फेडरेशन बेचा करता था, कई लोग अभी खुद के फॉर्म्स जेरोक्स करके भी बेच रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट। और ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको आपके खुद के बायलॉस के अंदर भी पीछे की तरफ दिखाई देंगे कंक्लूडिंग पेजेस में, और आपको एमसीएस रूल्स के पीछे भी बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। फेडरेशन का एक काम और काम है मैगजीन छापना, इलेक्शन ऑफिसर्स को यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग वगैरह देना, मन मर्जी आए तब सेमिनार्स वगैरह करना, ये सब काम है। लेकिन आई विल रिपीट कि इन फेडरेशन को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कई मेंबर्स हमारे बोलते हैं कि फेडरेशन ने ये लिस्ट दिया हुआ है जिसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स ये परमानेंट स्टोर करना है, ये 10 साल के लिए स्टोर करना है और वगैरह वगैरह। लेकिन वो फेडरेशन का खुद का अपना अपना गाइडलाइंस है। जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 फेडरेशन है। आप अगर देखेंगे तो हर कोई अपना अपना अलग अलग छोटा मोटा चेंजेस से करे जा रहा है। प्राइमरीली एक दूसरे की का ही लगभग लिस्ट को कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स और रजिस्टर को कितने समय तक मेंटेन करना है, कैसे करना है, इसका प्रिस्क्रिप्शन एमसीएस एक्ट वो एमसीएस रूल्स में अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं बोला है कि आपके रिकॉर्ड और रजिस्टर्स को कितने समय रखना है, कैसे रखना है वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैंने पहले सेक्शंस बताए 147 और 38 और एक सेक्शन सिर्फ 40 छोटे मोटे वर्णन दिए हुए। तो कुछ मेंबर्स ले आएंगे एक लिस्ट फेडरेशन के ऑफिस से, बोलेंगे कि इसको परमानेंटली करना है, इसको 10 बरस के लिए करना है। बट उसमें ये नहीं बोला जाएगा अब ये आई रजिस्टर है, इसका ये आई रजिस्टर का जो चोपड़ा है इसको 10 साल के लिए करना है, लेकिन इसमें कैसे प्रिजर्व करना है वो नहीं लिखे जाएंगे। 10 साल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है वो बताएंगे, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बोलेंगे। 10 साल के बाद में क्या करना है, उसको कैसे डिस्ट्रक्ट करना है या कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है वो नहीं बोलेंगे। फेडरेशन ऑफिस या एक्ट या कानून आज के दिन पे ये नहीं बोलता है कि आपके जो रिकॉर्ड रजिस्टर है ऑफिस में दीमक लग गया था या पानी भर गया था तो सब पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, अब उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, इसका कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजों के बारे में सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी, बिकॉज इंडिविजुअल सोसाइटी दैट इज इंडिविजुअल सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी, सेक्शन 20/2 और 20/7 के अंदर। तो उनको अपना खुद का बायलॉस बनाने का अधिकार है ना। बायलॉस बनाने का अधिकार किस सेक्शन में दिया हुआ है, वो सेक्शन 13 एक है और उसके साथ में रूल 12 है। तो ये सारे बायलॉस का सेक्शन बनाने का अधिकार सारे सेक्शन 75 में एजीएम के द्वारा आप कर सकते हो। और आप जब ये बायलॉ बना लो तो आप उसमें बायलॉ में ये लिखो कि हमारे सोसाइटी में इतने सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ये परमानेंट रहेगा, ये टेम्परेरी रहेगा, ये 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या ये रिकॉर्ड्स को हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब है क्लाउड स्टोरेज में डालेंगे या पेन ड्राइव में करेंगे या अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर स्टोर करेंगे, या जो भी कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत पैरामीटर्स में दिया हुआ है अलॉन्ग विद द इंडियन एविडेंस एक्ट, वो हिसाब से हम इसको बनाएंगे, स्टोर करेंगे। और ये सब का अधिकार जनरल बॉडी से लेके जनरल बॉडी का अधिकार सेक्शन 72 के अनुसार आपको मिल जाता है। ये सेक्शन 75 वो सेक्शन 72 का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के जनरल बॉडी को यानी सोसाइटी को है। इसके अंदर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का कोई रोल नहीं। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार आपको ये नहीं बोल सकता है कि आप अपना रिकॉर्ड रजिस्टर इस तरीके से स्टोर करो। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार आपको तब वो बोल सकता है जब एक्ट व रूल्स में मेंशन किया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पे एक्ट व रूल्स में ये मेंशन नहीं है। पर एक्ट और रूल्स में ये मेंशन है
कि बायलॉज में सोसाइटी अपना खुद का अमेंडमेंट कर सकती है। मैनेजिंग कमेटी अपने खुद के एमसी मीटिंग में एक प्रपोजल रख सकती है कि सोसाइटी में पिछले 50 बरस का रिकॉर्ड रखा हुआ है, कई आधे अधूरे हैं, कई नहीं है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें या रिमूव कैसे कर दें टोटली। 25 बरस पहले का अकाउंट स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, चेक के काउंटर फाइल पड़े हुए, एक कचरा की तरह एक जगह ऊपर बाचका बना के रख दिया, बंडल बना के रख दिया, कार्टन में बना के रख दिया। ये सब स्टोर करने का मतलब क्या है? टर्माइट्स, मोल्ड, फंगस और जरा सा पानी, हर जगह मॉइस्चर है, अपने घर का सामान खराब होने लगता है, तो सोसाइटी में वो सामान जो 25 बरस से एक कोने में पड़ा हुआ है वो तो और जल्दी खराब होगा। आप उसी माहौल में जाके आपके सोसाइटी के लोग बैठते हैं, उनके भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। ये डेप्थ में सोचना पड़ता है। तो मैनेजिंग कमेटी कैन prepare a proposal in its managing committee to remove non-essential records and registers, account documents, अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं 50 साल पहले का, 25 साल पहले का बैलेंस शीट का, अपने को क्या करना है? रिटर्न फाइल हो गया। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनकम टैक्स बोलता है कि 6 साल के ऊपर का रिकॉर्ड की हमको जरूरत नहीं है, आपने असेसमेंट कर लिया, बात खत्म हो गई। बाकी और भी कानून जो हैं जैसे जीएसटी है या सेबी है या वैट है या एक्साइज, उनके भी अपने अपने कानून। वो नहीं बोलते कि आप 25-25, 50-50 साल के लिए रखो डॉक्यूमेंट्स। ये रेजोल्यूशन पास कर लो एमसी मीटिंग में, उसके बाद में ये वाला जो प्रपोजल है, एमसी कैन पास ओनली अ प्रपोजल, फाइनल नहीं कर सकती उसको। ये सब प्रपोजल वगैरह को लेके कि आपको कैसे क्या करना है, डिटेल प्रपोजल लेके आप जनरल बॉडी के पास में जाइए, एजीएम में या तो एसजीएम में। डॉक्यूमेंट को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है क्या, या रखना है क्या, या इलेक्ट्रॉनिक में बदली कर देना है क्या, या और कोई कुछ तरीका रखना है क्या, कहाँ रखना है, कोई लॉकर लेना है क्या, कहीं पे वहाँ पे रख देना है, कोई स्टोरेज लेना है क्या, वहाँ पे रख देना है। जैसे आपको बता दो कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, डीआर के ऑफिस में, तो पहले ही उनका वो भरा पड़ा हुआ है। लेकिन उनके ऑफिस में हजारों फाइल्स हर महीने बनती है ना। दिन में उनके बोर्ड में कम से कम 50 से 150 हियरिंग्स वगैरह होती है, अलग अलग फाइल्स बनती है, आपके करस्पॉन्डेंस जाते हैं। उनके पास में उनके खुद के ऑफिस में जगह नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको स्टोरेज बुक किया हुआ है, गोडाउन बुक किया हुआ है, वहाँ पे शिफ्ट होता है, पंचनामा बनता है, सिग्नेचर्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया जाता है, या डिजिटल कन्वर्ट किया जाता है, फिर स्टोर होता है। तो सोसाइटी खुद का भी रिकॉर्ड इस प्रकार से आप बदली कर सकती है, प्रोवाइडेड उसका वर्णन आपने बायलॉज में व्यवस्थित रिकॉर्ड किया हुआ और अमेंड करा के लिया हुआ है। डीआर के पास अधिकार नहीं है ये बोलने के लिए कि भाई ये तरी आपको फिजिकली रखना है, या ये डिस्ट्रॉय कर देना है, या आप ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं कर सकते, या सॉफ्ट कॉपी नहीं कर सकते, या वेबसाइट नहीं बना सकते वगैरह वगैरह, या स्टोरेज में नहीं भेज सकते। DR has got no authority to direct societies since society is an autonomous functioning body in such matters। ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि डीआर के पास में क्या अधिकार क्षेत्र है और आपके सोसाइटी के पास में एक्ट के अनुसार क्या क्या अधिकार क्षेत्र है। हर सोसाइटी के रजिस्टर के ऊपर आपको सोसाइटी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, हर पन्ना आपका, हर पेज में यूनिक नंबर होगा। अगर पेज नंबर 50 दिया हुआ है तो दोबारा 50 और कहीं नहीं लिखेंगे, या 50A भी नहीं लिखेंगे उसको, आप उसमें एडिशन नहीं कर सकते। नॉन डुप्लीकेट पेजेस होने चाहिए। हर पेज में सोसाइटी का राउंड रबर स्टैम्प होना चाहिए अंडर सेक्शन 38, रेड विथ रूल 38, 65 and so on, bylaw number 141 to 147. Blank registers can be obtained from local federation offices or even from stationery stores, or
You can print your own registers also. रजिस्टर का फॉर्मेट ऑलरेडी रूल्स में मेंशन है, बायलॉज में भी मेंशन है। पुराना रजिस्टर का निकालो, अपना मैनेजर को बोलो प्रॉपरली वर्ड में टाइप कर ले, लगभग वर्बिटम एज इट इज कंडीशन पे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रजिस्टर है वो ग्रीन लेजर पेपर में ही होना चाहिए। हाई कोर्ट के निर्देश भी हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट A4 साइज में उन्होंने रूल पास सर्कुलर पास किया हुआ है। तो ये अब ज़रूरी नहीं रह गया है कि आपको ग्रीन लेजर पेपर में ही देना है। वो ब्रिटिश समय का जो कानून था उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। रजिस्टर्स बनाने के लिए आपको फ्लैट का सीक्वेंस नंबर होना चाहिए प्रॉपरली। सिर्फ टाइटल ओनर्स का ही नाम होना चाहिए। टाइटल ओनर का मतलब है वो नाम जिनका नाम सेल डीड में है या सेल एग्रीमेंट टू सेल में या गिफ्ट डीड में या रिलीज डीड में है या प्रोबेट में है या सरफेसी एक्ट के अंतर्गत सेल सर्टिफिकेट में है या कोई कोर्ट का डिग्री होल्डर आया हुआ है। बट उनका नाम, नॉमिनी का नाम, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का नाम, एसोसिएट मेंबर का नाम या टेनेंट का नाम आई रजिस्टर में नहीं आएगा। आई रजिस्टर इज जस्ट लाइक ए सोसाइटीज ओन प्रॉपर्टी कार्ड 7/12, उसमें फेरफार एंट्री होती है। आई रजिस्टर में लिखा होगा इस अनिल भाई पहले ओनर था, इस तारीख से इस तारीख तक। फिर नेक्स्ट पन्ना में लिखा होगा कि अनिल भाई का नेक्स्ट पन्ना इस पन्ने पे गया, इस तारीख से इस तारीख तक सुनील भाई ओनर बना। इसको फेरफार एंट्री बोलते हैं, जो तलाटी के ऑफिस में आपने कभी सुना होगा। जब कभी भी ऐसी चीज़ें डैमेज हो जाती है या म्यूटिलेट हो जाती है या गुम हो जाता है या खराब हो जाती है, इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड बाय मेजॉरिटी जीबी रेजोल्यूशन एंड फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स ऑफ लॉ। आई रजिस्टर इज ए प्रिंसिपल रजिस्टर to verify actual owners of flat during redevelopment and transfer process। रीडेवलपमेंट के टाइम पे अगर आपका नाम आई रजिस्टर में नहीं है, अगर आपके पास में सेल डीड या गिफ्ट डीड या रिलीज डीड या कोर्ट डिग्री वगैरह वगैरह नहीं है, तो रीडेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन उस समय प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर नहीं करा जाएगा जब तक आप कोर्ट का प्रोसेस नहीं करोगे, कोर्ट की डिग्री नहीं लेकर आओगे। तो आपका खुद का काम, मेंबर्स का काम ये है कि पीरियडिकली चेक करते रहे कि मेरा आई रजिस्टर का मैंने कॉपी मांगा सोसाइटी से, उसे चेक कर लिया कि मेरा ही नाम है कि और किसी का नाम डाल दिया। जैसे कई बार होता है कि गांव एरिया में तलाटी अपने मन मर्जी से वो 7/12 में रिकॉर्ड रजिस्टर में चेंज कर देता है। मला आला होता कोणीतरी, त्याने एफिडेविट दिली आणि मी करून टाकलं, और वो अपना ट्रांसफर हो जाता है या रिटायर हो जाता है या मर मुरा जाता है। 20-25 साल के बाद में आप जाते हो तो बोलते हो कि अरे ये तो मेरा नाम नहीं है, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैंने तो बेचा नहीं। अब जाना है कोर्ट में और डिक्लेरेशन सूट फाइल करना है और फिर करना है। तो इट इज़ बेटर कि हर 2-2 साल में सोसाइटी के रिकॉर्ड रजिस्टर की कॉपी लेते जाओ, चेक करते जाओ कि मैं वहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, या मैनेजिंग कमिटी ने बदमाशी करके और किसी का नाम उस पर चढ़ा दिया हुआ। मॉर्गेज रजिस्टर का मतलब ये होता है कि आपने फ्लैट लिया हुआ है 100 रुपये का, और उस पर आपने बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से या दूसरे सोसाइटी से या कोई प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया हुआ, और उसका एंट्री, लीन मॉर्गेज एंट्री आपके मॉर्गेज रजिस्टर में करना जरूरी है। ये मैनेजिंग कमेटी का 100% काम है, कंपलसरी काम है। एंट्री करने के बाद में जब कभी मैनेजिंग कमेटी किसी भी चीज़ के लिए एनओसी देगी आगे फॉर सेल और गिफ्ट, मैनेजिंग कमेटी को कम से कम 2 रजिस्टर तो मिनिमम चेक करना है। एक वो आई रजिस्टर है और एक मॉर्गेज रजिस्टर है।
अगर मॉर्गेज रजिस्टर में एंट्री है तो फिर आगे का कोई भी प्रकार का एनओसी नहीं देना है, इवन इंक्लूडिंग प्रोविजनल मेंबर, इंक्लूडिंग एसोसिएट मेंबर दे सकते हैं, पर अगर डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में तो एसोसिएट मेंबर भी ग्रांट नहीं करना है। डिस्प्यूट होने पे जो इसका कानूनी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस है वो मैनेजिंग कमेटी को खुद ही बेयर करना है। अगर उन्होंने गलती से मॉर्गेज रजिस्टर में नाम होने के बावजूद में फिर से भी लोन का एनओसी दूसरे को दे दिया, डीम्ड मेंबर के नाम आय रजिस्टर में नहीं आएंगे जब तक प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो जाता। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को आदत है रजिस्टर से छेड़छाड़ करते रहने का, मैनिपुलेट करने का, फॉर्ज एंट्रीज डाल देने का। जैसे मैंने अभी क्या बताया, गांव का एक तलाटी फॉर्ज एंट्री करता है तो वो फितरत वो आदत अपने मैनेजिंग कमेटी में भी आ जाती है। इट इज ए क्रिमिनल पनिशमेंट है, उसका प्रोसिक्यूटेबल ऑफेंस है 146(p) में, और आईपीसी के कुछ धारा में जैसे फ्रॉड लग जाता है, फॉर्जरी लग जाता है, चीटिंग लग जाता है वगैरह। आपने चेंज कर दिया मैनेजिंग कमेटी में तो कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट में भी उसके लायबिलिटी बन जाती है, प्रोसिक्यूट होने के लिए, पेनल्टी भरने के लिए, कॉस्ट्स भरने के लिए वगैरह। हर मेंबर के पास अधिकार है 154(b)(8) के अंतर्गत, पुराना सेक्शन 32 हाउसिंग सोसाइटी के लिए, कि वो सोसाइटी को अर्जी करें, प्लीज प्रोवाइड मी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आई रजिस्टर फॉर माई फ्लैट 101 लेके रखिए, ताकि हर 2 साल के बाद में आप चेक करते रहे उसको। एक कानून है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट वो कानून है जिसमें आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अपने सोसाइटी के रिकॉर्ड्स, आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर सकते हो, उसको डिजिटल लॉकर में भी रख सकते हो, उसके कानून अलग है। तो सोसाइटी का हर रिकॉर्ड को आप इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर भी कर सकते हो, और वो परफेक्टली लीगली वैलिड हो। डीआर के ऑफिस से कोई आदमी आता है, बोलता है आपका रिकॉर्ड्स लाओ दिखाओ, तो उसको बोला हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली हमारे कंप्यूटर पे दिखा देते हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली वैलिड। डीआर बोलेगा नहीं हमको हार्ड कॉपी चाहिए, तो डीआर को ये पूछना चाहिए आपको कि हार्ड कॉपी का प्रोविजन एक्ट और रूल्स में कहाँ लिखा है, कौन सा सेक्शन में लिखा है हार्ड कॉपी, HARD, हार्ड कॉपी कहाँ लिखा हुआ है। उसके पास भी कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हकीकत में एक्ट और रूल्स में कैसे स्टोर करना है ये नहीं लिखा हुआ है। So Information Technology Act provides that you can store your society records in electronic format instead of paper-based method, और इस स्टोरिंग के समय अगर आपने बदमाशी किया हुआ या फॉर्जरी किया इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, तो इट बिकम्स एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, मतलब इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, और बाकी और भी कानून है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से रिकॉर्ड्स आपको परमानेंटली, मिनिमम टू मिनिमम कौन से रिकॉर्ड्स परमानेंटली रखना है। मेंबर के ट्रांसफर्स के और म्यूटेशन एंट्रीज के और मॉर्गेज एंट्रीज के, ये रिकॉर्ड आपको परमानेंटली मेंटेन करना ही करना है, एल्स इट बिकम्स एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 146 रेड विथ आईपीसी। आप जीबी में, जैसे मैंने पहले बताया, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में प्रपोजल फाइनलाइज करो कि फला फला रिकॉर्ड्स को रखना है, रजिस्टर रखना है। जो परमानेंट रखना है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते,
जैसे तलाठी के ऑफिस में 7/12 रजिस्टर है, वो 100 बरस का भी निकाल के आपको दिखा सकता है, क्योंकि कानून बोलता है कि वो परमानेंटली रखना है। लेकिन आपने आपके घर का एग्रीकल्चरल टैक्स भरा या कोई कम्युनिकेशन किया या घर पट्टी भरा, तो उसको उतना साल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब करने के बाद में डीआर के ऑफिस में एक सिंपल लेटर दे दो, हमने ये जनरल बॉडी के ये पहले मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन पास किया, बाद में जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास किया, और ये हमने ये कार्य किया, दिस इज सबमिटेड फॉर योर रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। और वैसे भी आप अगर देखेंगे एमसीएस एक्ट में एक पेक्यूलियर इनडायरेक्ट कानून है, जैसे ऑडिट है, ऑडिट करने का अधिकार क्षेत्र सिर्फ 5 साल का है। सेक्शन 81 में ऑडिट है, डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकाला हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट ऑडिट करना है या री ऑडिट करना है तो आप पिछले सिर्फ 5 साल का कर सकते हो, उसके पहले का नहीं कर सकते। अगर आपके विरुद्ध में कोई कार्यवाही करनी है, गबन का पैसा मिस अप्रोप्रिएट किया, खाया पिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसकी भी लाइबिलिटी सिर्फ पिछले 5 साल के रिकॉर्ड तक सीमित है। तो अभी समझो 2023 चल रहा है, तो पिछला 5 साल हो गया 2017-18। सो 2017-18 में अगर कुछ किया हुआ है आपने, तो सेक्शन 88 के क्वेरी इंक्वायरी में लाइबिलिटी फिक्सिंग में 5 साल तक का ड्यूरेशन है। अगर आपने वो 2015 में कर दिया या 2012 में कर दिया या 2010 में कर दिया, तो अब आपसे उसका वसूली नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंक्वायरी 5 साल के ऊपर करने का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। सेक्शन 88 के सर्कुलर में है, और ये ऑडिट सेक्शन 81 में उसके भी सर्कुलर में। इनकम टैक्स क्लॉज के हिसाब से भी आप 6 साल के पहले का असेसमेंट नहीं कर सकते हो। और वैसे भी एमसीएस एक्ट में आपको जो डिस्प्यूट मेंटेन करना है, अगर आपको कोई डिस्प्यूट फाइल करना है, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो सेक्शन 91 एमसीएस एक्ट यानी सेक्शन 92 एमसीएस एक्ट में डिस्प्यूट का जो अवधि पीरियड है, लिमिटेशन है, वो 6 साल के लिए है। लिमिटेशन एक्ट 3 साल बोलता है, लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर कामों के लिए एमसीएस एक्ट में 6 साल तक का डिस्प्यूट आप रेज कर सकते हो। उसके पहले का डिस्प्यूट रेज करने का कोर्ट आपका मैटर को नहीं लेगी, क्या कॉग्निजेंस नहीं लेगी। एक टेक्निकलिटी है कि अगर उस मैटर को लेके कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, तब वो रिकॉर्ड को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, भले वो 5 साल का हो या 10 साल का हो या 50 साल का। वो रिकॉर्ड तब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे जब तक वो केस फुल्ली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। अब फुल्ली डिस्पोज ऑफ का मतलब ये हुआ कि उदाहरण के तौर पे नवंबर 2023 को कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, निचले कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया। अब 2 महीने का अपील पीरियड है, और अपील पीरियड का डिले कॉन्डोनेशन का भी प्रोविजन है। तो आप ये सोचोगे कि मैं केस जीत गया, मैं रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। नहीं, अगर किसी ने अपील फाइल कर दिया, अब वो अपील जब तक चलेगा तब तक वो रिकॉर्ड फिर से आपको रखे रहना ही रहना एज इट इज कंडीशन पे। उसको इलेक्ट्रॉनिक में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, स्टेटस को बना के रखना है, जो स्थिति है यथास्थिति बना के रखने का। तो ये टेक्निकल चीज है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट कचहरी में पहुंच गया हुआ है, रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया, उसका निकाल नहीं आया, उसका फैसला नहीं आया, उसका ऑर्डर नहीं आया, वो फाइनल ऑर्डर फुल्ली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तब तक वो रिकॉर्ड्स को आपको रखना ही रखना है। अभी आपने रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया प्रोसीजर फॉलो करके। 10 साल के बाद में कोई बोलता है कि नहीं मेरे को उसकी कॉपी चाहिए, आपने तो इलेक्ट्रॉनिक में रखा था, जनरल बॉडी का परमिशन था, इसका मतलब वो रिकॉर्ड आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी आपको उसको कॉपी निकालना है, उसमें से देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉपी निकाला, दैट इज सॉफ्ट कॉपी निकाला, सोसाइटी का गोल ठप्पा लगाया उसके ऊपर,
सेक्रेटरी ने साइन किया। सेक्रेटरी का साइन करने का अधिकार आई थिंक बायलॉ नंबर 132 या 137 में, चेक कर लीजिएगा। और वो अभी प्रिंट आउट जो आपने निकाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा का, सोसाइटी का रबर स्टैम्प वो सिग्नेचर लगाया, दैट इज लीगली फाइनल अंडर सेक्शन 40 ऑफ द एमसीएस एक्ट। 40 क्या बोलता है कि सोसाइटी ने अगर किसी चीज पे साइन और ठप्पा लगा दिया है तो कानून में एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आईटी एक्ट के अंतर्गत वो लीगली इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अभी टिपिकली देखा जाए तो कितने ही ढेर सारे रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स होते हैं सोसाइटी में। एक लिस्ट जल्दी से बोल दूं अगर मैं, तो कैश बुक है, जनरल लेजर है, पर्सनल लेजर है, बिल है, वगैरह वगैरह, आई रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, शेयर रजिस्टर, वगैरह वगैरह। मॉर्गेज रजिस्टर मैं आपको बता चुका हूँ। फाइल्स होती हैं आपके सोसाइटी में, जैसे आपने आपकी दूसरी का मैनेजिंग कमेटी आई और वो टेक ओवर करती है, तो क्या क्या टेक ओवर करना है, एक लिस्ट है, एक लगभग 40 एक फाइल्स का, उसको देख के आपको वो टेक ओवर करना है। और भी कई प्रोसीजर्स हैं, वो भी करना है। लगभग इट अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 150 आइटम्स फॉर ए न्यू मैनेजिंग कमिटी टू टेक from the original provisional managing committee, or from the last elected managing committee, or from the administrator who may have been appointed, or from the board of administrator. Okay, friends, we will take a 2 minute break for our sponsor break. साथ में बने रहिए। Friends, welcome back. Now we can take up questions by our friends here. Questions only relating to today's topic will be taken up. आज का विषय आपको पता ही है, सोसाइटी रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स, कब तक उसको प्रिजर्व करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैसे स्टोर करना है वगैरह। ब्रीफली हमने सारा कुछ बातचीत कर लिया उस चीज़ पे।
सोसाइटी को रिकॉर्ड्स को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, मतलब फिर से कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, जिन किसी को भी प्रश्न पूछना है, प्लीज क्लिक ऑन द हैंड सिंबल। देखिए आपके स्क्रीन में एक हैंड सिंबल है ऐसा वाला, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। We are taking only one very short question per person. While asking questions, please switch on your video. आपका वीडियो अगर आप स्विच ऑन नहीं करते हैं तो we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultation or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. We are not answering questions which are not relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will start with our questions. First question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod? Okay. Next question is by Mr. Sanjay Yerunkar. Mr. Sanjay Yerunkar. Mr. Sanjay Yerunkar, can you hear me? Please unmute yourself, sir. Can you unmute yourself, sir? Okay. Next question is by Satish. Mr. Satish. यस सर। सर कुछ दिन पहले मैंने सोसाइटी को एक एप्लीकेशन दिया था कि मुझे रिकॉर्ड चेक करने इंस्पेक्शन करना है। तो मुझे पता चला कि कुछ ऑडिट रिपोर्ट है जो उन्होंने शेयर ही नहीं किए ग्रुप के साथ, और उन ऑडिट रिपोर्ट को जब मैंने उन्हें मांगा तो वो मुझे बोल रहे कि आपको प्रिंटिंग के चार्जेस देने पड़ेंगे, जेरोक्स के। तो पता नहीं ये कितना वैलिड है। और कुछ लोगों ने रिजाइन किया है और उन्होंने विदाउट इलेक्शन किसी और लोगों को अपॉइंट किया है, तो ये भी पता नहीं कितना वैलिड है। और जो फीमेल मेंबर्स है कमेटी के, उनके सर जगह आपका पे प्रश्न आज के विषय के ऊपर है या और कोई विषय के ऊपर है? नहीं सर, ये इंस्पेक्शन ही जो मैंने खुद इंस्पेक्शन किया ना, ये चीजें मुझे पता चली है जो कि मुझे लगता है कि इलीगल है। तो कुछ मेंबर एमसी कमेटी का जो रिकॉर्ड बुक है उसमें फीमेल मेंबर की जगह उनके हस्बैंड का साइन है, और वो कहते हैं कि फीमेल मेंबर ने अथॉरिटी लेटर दिया है उनको एमसी मीटिंग अटेंड करने के लिए। सो ये कितना वैलिड है? ये मैंने इंस्पेक्शन किया तो मुझे थोड़ा ये अलग लग रहा था। आपका प्रश्न मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया पहली बात तो, और आज का विषय के ऊपर ये प्रश्न भी नहीं है आपका। हम लोग आज सिर्फ सोसाइटी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आप लास्ट में देखिएगा, अगर टाइम मिला तो वी विल टेक अप योर क्वेश्चन। ओके ओके, थैंक यू। मिस्टर संजय युरुनकर। या सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस प्लीज गो अहेड। सर, आपने बोला था कि द लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू द रिकॉर्ड्स एंड फॉर ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर द 6 years. ओके, provided and the waiver is given only when the subject is in the court, then limitation act is not applicable, right? But what happens, if the subject is taken up with the society even before 6 years or before 10 years, but nothing has happened, so is the limitation act applicable for such type of records? Once a matter is lodged before any
जुडिशियल अथॉरिटी, इट मे बी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार या अदर लीगल फोरम्स जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट है वगैरह, या इनकम टैक्स है या जीएसटी है, या कोई भी जुडिशियल कोर्ट है ना, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, और अन्य हाई कोर्ट्स वगैरह हो गए, कोऑपरेटिव कोर्ट हो गए। अगर वो मैटर कोर्ट में डाल दिया हुआ है आपने, तो आपको वो रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए अलग रख देना है। सब जुडाइज मैटर्स को आप छेड़ नहीं सकते। एविडेंस टैंपर करने का, मटेरियल एविडेंस टैंपर करने का आपके ऊपर परजुरी, वो कंटेम्प्ट का चार्ज भी लग सकता है, एक कोर्ट का कानून है। तो But is आपके it प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि रिकॉर्ड तब तक आपको मेंटेन करना है जब तक कोर्ट का निकाल नहीं आ जाता, फैसला नहीं आ जाता, ऑर्डर नहीं आ जाता। if the subject is referred to the society since 2009 and now it has gone to registered, is it applicable? If the matter has been referred to the society, but if the matter has gone to the registrar in, let us say example 2023, तो आपको क्या लगता है कि वो मैटर सब जुडाइज कभी होता है? 2009 में होगा या 2023 में होगा? 2009 में होगी। 2009 में तो आपने सोसाइटी को दिया, सोसाइटी तो कोई जुडिशियल बॉडी है नहीं, तो सब जुडाइज कहाँ से हो जाएगा? होगा क्या सर जी? नहीं, that's what I wanted to understand actually. तो सोसाइटी इज नॉट ए जुडिशियल अथॉरिटी, सब जुडाइज सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी के पास में, सोसाइटी के पास अपना आप करते रहेंगे, लेकिन प्रूडेंटली आप ये सोचेंगे कि मैंने चिट्ठी डाल दिया, मैंने ईमेल डाल दिया, मैं ऑफिस में चला गया, शोर शराबा करके आ गया, वैसा नहीं होता है। एसेंशियली कानूनी तौर पे आपको वो मैटर तो कोर्ट में डालना है, भले वो डीआर के कोर्ट में डालो या कंज्यूमर पे डालो, कोऑपरेटिव कहीं भी डालो, लेकिन उसको कम से कम फाइल करके छोड़ देना है। जैसे ही फाइल हुआ उस डेट के बाद में वो मैटर सबजुडाइज कहलाता है, और उस डेट के बाद में आप रिकॉर्ड को छेड़खानी नहीं कर पाओगे, और छेड़खानी करते हो तो आप कानून में गुनहगार हो जाते हो। एनीवे, थैंक यू मिस्टर संजय फॉर ज्वाइनिंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर पंकज शाह। मिस्टर पंकज शाह। Good evening, all. Similar question was there to this earlier one. If the society was gone for re-audit on our application, and they have shown that the records have been destroyed by termites, and in the report they have mentioned accordingly, and they have wrongfully billed certain amounts and taken interest on interest. So what can be done before the registrar as such? If you say that a re-audit order was passed, let us say in November 2023, for example. Mr. Bhavsar, please switch off your microphone. Somebody else is talking. I will request everybody to switch off their microphones. Everybody please switch off their microphones. 10 मिनट में पति जैसे ऊपर है. Please switch off your microphones, otherwise I am going to remove that participant. Mr. Bhavsar, please switch off your microphone. Mr. Bhavsar, can you hear me? Yes, sir. Please switch off your microphone. Okay. You are causing disturbance to others also. Yeah, Sir. okay, sir. Mr. Pankaj Shah, are you there still? I can't see you, sir. Yeah, yes, sir. Okay. I'm sorry, आपको प्रश्न दोबारा दोहराना पड़ेगा. Okay, this was regarding the re-audit. Okay, got it.
तो जिस तारीख को आपका री ऑडिट का ऑर्डर निकला हुआ है, हाँ, this was उस almost 7-8 years back. तो ऑर्डर निकल चुका 7-8 years बैक। Yes, and the accountant appointed by the registrar had come and he had reported, and he was told by the society office bearers that records were destroyed as such. Okay. In this case, if the records was destroyed and if there was an order 7 years back, then it is a work of the society to reconstruct the records of the society from the bank statement और फ्रॉम वॉट एवर इट इज डन। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने लिखा होगा 100 रुपये सिक्योरिटी को दिया आपने साल में, बैंक स्टेटमेंट को टैली करना है, उसको सिक्योरिटी एजेंसी को कांटेक्ट करना है, और वो जो इंक्वायरी ऑफिसर है या ऑडिटर है वो सम्मन करेगा, बुलाएगा, बोलेगा बिल का कॉपी लाओ। इस तरह से सोसाइटी के रिकॉर्ड्स को रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी है। This was related to the bill they have wrong billing they have done and charge interest on interest. Yeah. And The government that thing is auditor, going on. the government auditor appointed under 81, the inquiry officer appointed under 83 and 88, they have got power to summon me, you, or anybody connected to that issue to produce the documents, or they have to produce it. And if it is still not there for some reason, जैसे आपने बोला कि भाई अनिल शर्मा सिक्योरिटी एजेंसी पे 100 रुपये खर्चा किया हुआ है 2020 में, तो सिक्योरिटी एजेंसी भाग गया, मर मुरा गया, डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, अब वहां से नहीं मिलने वाला है। अब आपको रिलाय करना है सोसाइटी के बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट में वो एंट्री है क्या? अगर है तो वो फाइनल है। अगर आपके बैलेंस शीट में वो एंट्री 100 रुपये की जगह में 200 रुपये दिखा रहा है, लेकिन अनिल सिक्योरिटी में 100 रुपये दिखा रहा है, तो दैट ऑडिट ऑफिसर और इंक्वायरी ऑफिसर हैज टू से इन हिज रिपोर्ट कि ये 100 रुपये का गबन हुआ, इसका कोई पता नहीं है। Anyway, thank you, Mr. Pankaj Shah, for joining. Okay, thank you. Next question is by Mr. Ismail Sheikh. Mr. Ismail Sheikh. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, please, sir. Go ahead. हाँ सर, ये पूछना है कि हमारे को हमने बिल्डर से हमने ताबा लिया था, तो लेआउट्स वगैरह के सारे डायग्राम मिले थे एट द टाइम ऑफ ओसी, तो उसको कैसे प्रिजर्व करा जाए सर? आप जम्बो जेरोक्स वाले के पास चले जाइए, अंधेरी ईस्ट में, गोरेगांव में, बोरीवली में, कई जगह, फोर्ट में भी है। उसको स्कैन करा लीजिए, जितना मैंने एक बार लास्ट टाइम कराया था, वो 30 रुपीज पर पेज लेता है। डिजिटल कॉपी बना के आपको पेन ड्राइव में दे देता है, आपको ईमेल भी कर देता है। आप उसके प्रिजर्व कर लीजिए, डिजिटल लॉकर में डाल दीजिए, पेन ड्राइव की 3 कॉपी बनाइए और ऑफिस बेरर को दे दीजिए। अगली बार जब भी हैंड ओवर टेक ओवर होगा तो उस लिस्ट में वो भी लिख लीजिए कि इस पेन ड्राइव में कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर इसमें। थैंक यू। मिस्टर प्रसाद विनायक, प्लीज। मिस्टर प्रसाद विनायक। Good evening, sir. I want to know the Good evening, sir. I want to know the handover takeover by the old managing committee to new managing committee. Any NCS Act section, rule, or bylaw section is available there? I think the chairman is the custodian defined under 166 section 165 है या 166 है। उसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन अनिल भाई पुराना और चेयरमैन सुनील भाई नवा को रिकॉर्ड्स रजिस्टर हैंडओवर करना है। रिकॉर्ड्स रजिस्टर हैंडओवर करने के लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट है जो फेडरेशन ऑफिस में भी मौजूद है, और आपके अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो भी मिल जाता है। सीरियल वाइज आप उस डॉक्यूमेंट को आप ले लीजिए। सोसाइटी के 100 मेंबर है तो 100 मेंबर की इंडिविजुअल फाइल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मिनिमम पिछले 6 साल का अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स, एफडीआर्स वगैरह वगैरह का सारा लिस्ट होना चाहिए, करस्पॉन्डेंसेस होने चाहिए, बैलेंस शीट वगैरह है। ये सब कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको टेक ओवर करना है।
So these are, you can do it either electronically or either physically, but you need to take proper acknowledgement. That acknowledgement has to be signed by all the 3 office bearers, पुराना वाला, नवा वाला, और उसकी एक कॉपी 7 दिनों के अंदर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट करना है बाय स्टेटिंग दिस इज सबमिटेड फॉर योर रिकॉर्ड्स. सिंपल लास्ट का लाइन हमेशा यही होना चाहिए, सबमिटेड फॉर योर रिकॉर्ड्स. ये क्यों करना है हमें? क्योंकि कल उठ के दूसरा कोई सुरेश भाई आ जाएगा, उसने बोला ये तो आपने गड़बड़ किया, हमने तो आपको ये हैंड ओवर किया हुआ था. तो वो कॉपी के रिकॉर्ड आपके पास, पुरानी मैनेजिंग कमेटी के पास में, वो रजिस्ट्रार के पास में आपको मिल जानी चाहिए. थैंक यू मिस्टर प्रसाद फॉर ज्वाइनिंग इन. Sir, sorry, sir. This section comes under bylaw MCS Act or Rule 166. 165 है या 166 है, आई डू नॉट नो राइट नाउ, बट इट विल कम अंडर MCS एक्ट, ACT एक्ट सेक्शन है वो. Okay, sir. यू मे ऑल्सो चेक आउट बायलॉ नंबर 141 to 147, उसमें भी आपको कुछ डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे. Okay. One more request, sir. आप redevelopment का भी सेमिनार जल्द से जल्द arrange कीजिए. ये request है. सर कोशिश करेंगे. रीडेवलपमेंट का बहुत बहुत से लंबा fraud चौड़ा होते हैं, इश्यू होता है, fraud होते हैं, old committee, new committee, ये इसमें जो और committee वो एक है, रूटीन टॉपिक नहीं है हमारे दोस्तों के लिए. हर सोसाइटी रीडेवलपमेंट में नहीं जाती है. टिपिकली हमारा जो CHS हेल्प फोरम है वो उन इश्यूज को पिकअप करता है जो रोजमर्रा डेली के रूटीन में मेंबर्स और मैनेजिंग कमेटी शोर शराबा चिल्लम चिल्ली करते हैं. Thank you very much, sir. थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विजू चौहान. Okay. Next Good question evening, is, sir. Can you hear me? yes, please. Good evening. Thank you so much. Sir, I had applied for the inspection of documents. सोसाइटी की जो नई कमेटी आई है 2 बरस पहले, तो अंडर 154(8) B8 inspection, and I had given the advance check also for the certified copies. पर नई कमेटी बोलती है कि वो सब कुछ ओल्ड कमेटी ने किया हुआ है, तो वी विल नॉट गिव यू द डॉक्यूमेंट्स एट ऑल. And they decided to destroy the documents because there is no space in the cupboard. That is the reason given. So I had complained about it. But what to do when they are not showing the documents at all? You can ask the registrar कि इंस्पेक्शन में ये रिपोर्ट में डाल दे कि सोसाइटी के रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है. अगर हकीकत में रिपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ऑर्डर निकालने को बोलिए पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के अनुसार. वहाँ पे अपना लक ट्राई कर लीजिए. अदरवाइज टिपिकली इन सच मैटर्स once a record has been destroyed or if a record has been concealed deliberately by somebody, then maybe those documents might come out. If you have got evidence, you can file a criminal case also in the magistrate court stating कि इनके पास डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, ये फोटो है, ये वगैरह वगैरह है, और उन्होंने फ्रॉड और फ्रॉडरी चीटिंग वगैरह किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं. Anyway, thank you, Mrs. Chauhan, for joining in. Thank you. Next question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Go ahead. 2017 में इलेक्शन हो गया, पर आउटगोइंग कमेटी ने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए, इनकम्प्लीट हैंड ओवर किए एक्चुअली. तो इनकमिंग कमेटी ने उससे करस्पॉन्डेंस किया एक्चुअली, और डॉक्यूमेंट के लिस्ट वगैरह बना करके दिया उनको. इवन देन मतलब वो हैंड ओवर नहीं किया उन्होंने, और AGM में फिर नेक्स्ट ईयर 18 में हुआ तो उसमें बोला कि ये हमें लॉस्ट हो गए हमसे. तो देन मतलब वी हैव कम्युनिकेटेड टू द DR कि ऐसा ऐसा मतलब ये किया है,
तो इसमें री ऑडिट होना चाहिए और ऐसा। तो उसमें अभी मतलब पास्ट पीरियड कितना कवर होगा उसमें? 2018 में हमने डीआर को अप्लाई किया। डीआर में अगर ऑर्डर निकाल दिया आपका 2018 में, तो नहीं, वहां से ऑर्डर नहीं निकाला उन्होंने अभी तक। आप अपना प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं हाँ, आपको कुछ बोलूं। 2018 में मतलब अप्लाई किया वहाँ पे, और उसके बाद में 2022 में उन्होंने ऑडिटर्स अपॉइंट किया एक्चुअली। तो ऑडिटर्स ने भी ये रिपोर्ट दिया कि मतलब डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, तो ऑडिट कैन नॉट बी डन। ऐसा अभी मतलब उसका फ्यूचर में क्या, आगे क्या होगा एक्चुअली? डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑडिट कैन नॉट बी डन। हाँ, और वो आउटगोइंग कमेटी सर 2017 आप में अपना इलेक्शन क्वेश्चन हुआ। आप लास्ट में कर लीजिए, आपके तरफ से बीच बीच में बहुत इंटरफेरेंस आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। लास्ट में आपका क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फ्रांसिस मेनेजिस। मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस। This is regarding majority members are senior citizens. They do not like to go for electronic system. And MC will decide permanent document for the electronic store. How it is possible? Sir, are you using a mobile instrument? The iPad. And do you think your other senior citizens also might be using mobile instrument to watch so many things on mobile, latest mobiles? No, sir. Some are and some are old, only for the calling purpose. Okay. So if some are old and some are not willing to change over to the electronics, the law does not change that, sir. The law says Information Technology Act 2000 चेंज ओवर करना है, रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना है, यूपीआई पेमेंट करना है, ऑनलाइन बुकिंग करना है, रेलवे स्टेशन में टिकट जान के पहले करा जाता था, अभी बंद हो गया, अभी सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। और कोई हमारा बुजुर्ग ये बोलता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आता, वापस चालू करो इनकम टैक्स रिटर्न। इज इट पॉसिबल? कानून, देश का कानून थोड़ी ना बदली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रोटेरियन मिस्टर विजय गोयल। मिस्टर विजय गोयल जी। Okay. Good evening, sir. नमस्ते सर। Now, our society is 5 years old. Recently, and it's quite a spacious society. But recently, we came to know the society office which is being used. It is not on the records, not even the drawing or something. It was when the builder at handing over, taking over, some small room was there, and that is still continuing in the last 5 years. So in the recently meeting, it was discussed what to do, and there is a space. The question is, can we regularize that thing, and or BMC can ask any question? That depends on how much FSI space is available in your society. Space is On quite BMC limited. sanction plans, आप वो एक बार चेक कर लो। BMC ऑफिस में आर्किटेक्ट के थ्रू अप्रोच करो। Okay. बोलो ऐसा ऐसा पोजीशन है, सोसाइटी का ऑफिस है, सोसाइटी इज इंटाइटल्ड टू एन ऑफिस, Okay. आप इसको अलाउ कर दो, FSI का ये है, या हम TDR लेके आते हैं, या इसको टेम्परेरी शेड वगैरह कुछ करके अलाउ कर दो। वी आर रेडी टू पे द नेसेसरी प्रीमियम और द पेनल्टी और व्हाटएवर। इट कैन बी डन if it is an old society. Typically such things are a regular thing. Okay, but it's a 5 years old society. It's not a problem, sir. It can be done. Okay. Talk to your registered architect. Okay. And he will do all the paperwork under the MRTP Act. Okay.
Thanks, sir. Thank you. Thank you, Mr. Goyal. Next question is by Mr. Rahul. सर मेरा प्रश्न ये है, हेलो Yes, sir. हेलो, हाँ सर मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से रजिस्टर में एसोसिएट मेंबर और प्रोविजनल मेंबर की हम लोग एंट्री करते हैं? जब शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड में या फिर आई रजिस्टर जे रजिस्टर। सर आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही, बहुत लाइट आ रही है. कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? ऐसे कौन से रजिस्टर में हम लोग एंट्री कर सकते हैं एसोसिएट मेंबर और प्रोविजनल मेंबर? प्रोविजनल मेंबर का एंट्री आपको आई रजिस्टर में करना है. उसमें आगे लिखना है आपको, उधर प्रोविजनल मेंबर का नाम डालना है अनिल शर्मा और ब्रैकेट में लिखना है प्रोविजनल मेंबर, जिसका प्रोविजनल मेंबर है, फर्स्ट ओनर का या सेकंड ओनर का या थर्ड ओनर का. और सेम टू सेम आपको एसोसिएट मेंबर का भी लिखना है जे रजिस्टर में. आई रजिस्टर में एसोसिएट मेंबर का नाम नहीं आएगा. अच्छा, तो कौन से रजिस्टर आएगा एसोसिएट मेंबर? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और एसोसिएट मेंबर जो एंट्री हम लोग कौन से रजिस्टर में कर सकते हैं? एसोसिएट मेंबर जे रजिस्टर में. अच्छा, ये रजिस्टर. थैंक यू सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर कीर्ति शाह. मिस्टर कीर्ति शाह. Okay. Next question is by Mr. Jaideep. Hello. Mr. Jaideep. Hello. I hope I'm audible. Yes, please go ahead. Yeah. So, just wanted to confirm if the minutes of all the AGMs and the SGBMs are to be mandatorily submitted to the Federation Office and the Deputy Register Office. There is no such rule or requirement or law. The minutes of the society, which is an internal recording, needs to submit it to the Federation Office. So the Federation Office is enough, no? Not the DR Office. There is no requirement at all, sir. Okay. Because one of the new members is saying that for the last 4 minutes you have not. So what is the guarantee that you are not changing the minutes in your proceedings register? So why a copy is not available in the Federation Office? So that's why we were a bit concerned. Yeah. You got 1,500 members. 1,500 members are going to raise 1,500 different type of objections. Correct. And you please keep on interturning this 1,500 members. तो मैनेजिंग कमेटी चलेगी नहीं आपकी, ना सोसाइटी चलेगी, आप सब छोड़ के भाग जाएंगे. So if there is no requirement, then we need not be worried. Thank you. Next question is by Mr. Vishal Rajpal. Hello, sir. My question is about the re-audit order passed by the Deputy Registrar for the past 3 years. But the current management committee is saying that the ex-secretary has destroyed all the documents, but they don't have any evidence for it. So, in this situation, what can be done? I have already answered this to some other member, but still I will once again say it, that the government auditor will be writing to the bank to get that certified copies of the bank statement. बैंक को तो रखना ही है 6 साल का रिकॉर्ड्स, और फिर वो नोटिस देगा हर किसी को, जो वेंडर्स बैंक स्टेटमेंट लिस्टेड है, आपके स्टाफ को, जो भी कोई है, everybody will be called, summoned, take their statements recorded, and they will say how much did I receive, how much did I pay, and that way the records will be reconstructed. Government auditor has to file a criminal complaint against that particular secretary who says that the record is lost, because if it is lost, then it was the duty of that secretary, lost wala secretary, to file a police FIR regarding these documents and create a record of it. अभी आपने 3 साल पहले वो डॉक्यूमेंट घुमा दिया, आज के दिन में नहीं है,
मेंबर का अकाउंट का हेरा फेरी हुआ है ऐसा समझा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो पुराने मैनेजिंग कमेटी ने जब रिकॉर्ड घुमाया या घूम गया या पानी में बह गया या जल गया, उसका पुलिस रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया हुआ। सो ऑल दिस फॉर्मेलिटीज इट इज नेसेसरी, यू हैव टू डू इट। आप ये सोचोगे कि अरे रिकॉर्ड तो टर्माइट खा गया 3 साल पहले, क्या जरूरत है पुलिस रिकॉर्ड करने का, क्या जरूरत है जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्क्राइब करने का, क्या जरूरत है मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में उस चीज को रिकॉर्ड में लाने का जनरल बॉडी के लिए उस साल में सेक्शन 75 के अंडर में। दीज आर द थिंग्स विच मेक्स द सोसाइटी रन प्रॉपरली। बट टिपिकली क्या होता है, कुर्सी पे लोग आ जाते हैं, जैसे हमने कुछ वेबिनार पहले बोला कि लोग शौक में कुर्सी पे तो आ जाते हैं मजे करने के लिए, लेकिन कामकाज कैसे करना है पता नहीं है। 5 साल के बाद बोलना है नहीं रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं, जो करना है कर लो। अगर आते हुए मैनेजिंग कमेटी या सोसाइटी में 100 मेंबर के सोसाइटी में एक आदमी भी अगर कानून की जानकारी रखता है तो वो बोल सकता है कि ठीक है आपने ऐसा बोला हुआ है, अभी जो करना है वो कानून के रास्ते करते हैं। और जब आप कानून का रास्ता लेते हो तो कानून के सम्मन्स निकलते हैं, नोटिस निकलते हैं वगैरह वगैरह, जब वो सब निकलता है तब क्या उस समय आप ये कहोगे क्या अरे मैंने तो मजाक में बोल दिया था, जो करना है कर लो, हाथ पैर जोड़ता हूँ विड्रॉ कर लो, लेकिन तब तक तो कानून की क्रिया चालू हो चुकी होती है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर विशाल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। Mr. Kirti Shah will take up your one small question, then we will conclude today's webinar. Mr. Kirti Shah. Hello. Hello. Mr. Kirti Shah, please go ahead. Hello. Amended bylaws with with registrar's approval कितना साल तक संभाल के रखना पड़ता है सोसाइटी को? जब तक नेक्स्ट अमेंडमेंट बायलॉस नहीं हो जाता है। और उसका अगर जवाब नहीं दे रही सोसाइटी, राइटिंग में देने के बाद 6 महीना हो गया, अभी तक वो ढूंढ रहा है, बोल रहा है, तो अभी क्या करूं? फिर से रजिस्ट्रार के पास में जाके फिर से कंप्लेंट का चक्कर चलाओ, जो कर सकते वो सारा करते जाओ। रजिस्ट्रार को मैंने अर्जी डाला, रजिस्ट्रार ने एकदम जूना 20 साल 25 साल पहले का बायलॉस का अप्रूवल का कॉपी दिया, बाकी का उनके पास भी और कुछ है नहीं बताया। वो रजिस्ट्रार से लिया मैंने सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन उसके पीछे का कुछ रजिस्ट्रार के पास नहीं है। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है सर आपके प्रश्न के लिए। हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर संजय पोद्दार। मिस्टर संजय पोद्दार। मिस्टर संजय पोद्दार। कोई और नया मेंबर है जिनको कोई प्रश्न पूछना है? हेलो मिस्टर संजय, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो हेलो। हाँ पूछिए सर। सर आपने कहा कि लिमिटेशन एक 6 ईयर का है। हमारा एक मेंबर 30 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रहा है और कहा है कि मेंबरशिप बराबर नहीं हुआ है, इसलिए उनका मेंबरशिप कैंसिल करो। तो लिमिटेशन एक्ट उसमें लागू होएगा क्या? जैसे आपने सुना, लिमिटेशन एक्ट एमसीएस एक्ट के अनुसार तो 6 साल है। अभी 30 साल पुराना रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? और वैसे भी मेंबरशिप का रिकॉर्ड आपको परमानेंटली रखना है, उसका एग्रीमेंट है। हाँ सर, वो नॉमिनेशन के बेसिस पे ट्रांसफर हुआ है, वो बोलता है बराबर नहीं हुआ है इसलिए रिकॉर्ड मांगा है। और 30 साल पुराना है, हमारे पास में भी कुछ रिकॉर्ड मिले हैं और वो भी नहीं मिला है, लेकिन अभी केस हाई कोर्ट में गया है, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट लागू होएगा क्या उसमें? यस सर।
डिस्प्यूट के लिए लिमिटेशन एक्ट तो लागू पड़ता ही पड़ता है। आप 50 साल पहले का डिस्प्यूट निकालोगे तो कैसे चलने वाला है? हाँ सर, वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो अभी जो सेक्शन 154B9 में रजिस्ट्रार को पावर दिया है कि प्रोसीजर बराबर नहीं हुआ ट्रांसफर का, तो 30 साल 35 साल पुराना वो मेंबर लोग को डराने के लिए मेंबरशिप कैंसिल कर दूंगा, और वो कैंसिल भी हो रहा है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार कैंसिल भी कर रहे हैं 30 साल पुराना मेंबरशिप। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम्स। नए मेंबर जुड़े हैं मिस पायल दुबाशी। पायल दुबाशी। Yes, hello Hemant sir. Wish you happy Diwali and thank you for taking the time for guiding us. My question here is very similar to what was asked earlier, but a little more clarification. If the secretary has, resigned and the handover has been signed by the new managing committee, okay, the handover documents have been signed, and after 1 week after the handover signature and everything, they are saying कि अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, पुराने कमेटी में नहीं, कमेटी मेंबर ने या सेक्रेटरी ने गायब किए रहेंगे, हमको पता नहीं. Is it possible that this is a valid thing that can hold view when they have already signed the handover? That is my question. हैंडओवर के टाइम पे या लेटर से टेक ओवर के टाइम पे नया एमसी बोलता है कि मुझे ये 5 डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, तो नया एमसी इज लायबल only and only for those 5 documents, nothing else. However, if the old MC hands over only 5 documents, but it had received originally 5 साल पहले about 10 files, then it is liable for those missing 5 files or 5 documents, and they have to properly create a record by filing police FIR, filing a appropriate correspondence with the DR office and so. Otherwise, they will be liable for destroying the society records. This is the law. Okay, but if the new committee has signed everything that we have received everything, और उसके बाद अगर वो लोग बोलते हैं अरे ये वाला इतना पार्टी हमको आधा ही मिला है, after the signing, then they can't go back and say ना कि अरे नहीं हमने गलती से साइन किया, अभी हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, तो नहीं कर सकते वो लोग, राइट? 10-12 साल के एज के मैनेजिंग कमेटी होंगे मैडम आपके, वो है ना, आपके जो मैनेजिंग कमेटी के जो लोग होंगे वो शायद 10-12 साल के उम्र के लोग होंगे। नहीं वैसा नहीं है, वैसे ही होगा मैडम, आप चेक कर लीजिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट कि पहले साइन कर दिया और फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं ये हमको नहीं मिला। आप बैंक के चेक को भी वैसे ही साइन करके दोगे क्या मैडम किसी को? Exactly, that was my question. आप अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट साइन करके दे दोगे क्या बगैर पैसे लिए हुए? करेक्ट। आप होटल में जाओगे और बोल दोगे कि भाई ये लो 5,000 रुपया और खाना खाया सिर्फ 50 रुपए का, बोलेंगे हमको तो लगा था कि 5,000 का खाना खाया, लाओ वापस करो पैसा। तो प्रॉपर्टी तो बेच दिया मैंने लेकिन पैसा नहीं मिला मुझे, आपको पोजीशन पे दे दिया, 5 साल के बाद में याद आया अरे प्रॉपर्टी तो बेच दिया मैंने, पैसा तो मिला ही नहीं था, मैं तो इतना मासूम था। ऐसा नहीं चलता है ना मैडम, सोसाइटी चला रहे हो, बनिया की दुकान चला रहे हो, पहले डिसाइड कर लो। Exactly sir, ठीक है, thank you sir, I just wanted to confirm that, thank you very much. Yes, we will take up one question, last question by Mr. Prasad Vinayak. It's already 9 o'clock. We will. सॉरी सर, एजीएम बुक हम कितने साल तक स्टोर उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी टू टील अप टू? कौन सा बुक? एजीएम बुक जिसमें रिजोल्यूशंस लिखे जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिसाइड कर दिया है कि कौन सा रिकॉर्ड कितना समय स्टोर करना है। ये मैनेजिंग कमेटी का प्रपोजल देना है, जनरल बॉडी में पास करना है और बायलॉज में पर्टिकुलर क्लॉज डाल के उसको अमेंड कर लीजिए कि एजीएम का जो मिनट्स है मुझे 6 महीना रखना है या 6 साल रखना है या 60 साल रखना है। ये तो सोसाइटी ऑटोनोमस बॉडी की तरह फंक्शन करना है, वो लिखा हुआ है ना एक्ट में 2/27 में।
तो आपको और किसी को बोलने की आवश्यकता क्या है कि आपको क्या करना है? आप और किसी के बोले हुए करोगे अगर, तो आपको एजीएम में भी जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो भी और किसी को बोलने दो ना, आप क्यों डिसीजन ले रहे हो सर? नहीं सर, बुक में बहुत से रिजोल्यूशन ऐसे होते हैं जो पार्किंग के बारे में है, या 8-10 साल के बाद फिर गाड़ियां बढ़ जाती है, फिर तकलीफें होती है, लेकिन वो बुक को हमको कंटिन्यूएशन रखना होता है। लेकिन वही रेजोल्यूशन को क्या करना है क्या नहीं करना है वो जनरल बॉडी डिसाइड करती है, वो आपके बायलॉज में लिखा हुआ है। आप कम से कम वो बायलॉज को फॉलो करोगे या नहीं करोगे? आर यू बाउंड बाय दोस बायलॉज और नॉट बाउंड बाय द बायलॉज इज द क्वेश्चन टू यू। Thank you. Thank you. Mr. Pankaj Shah, you have any short question? Yes, sir. Thank you again. I just wanted to check if a society goes for redevelopment, what will happen about the old records and who will keep those records as such, and how many we have to keep it as such? Yes, and where please to keep define it. it in your bylaws. Why you want somebody else to tell you what to do, what not to do? Why don't you decide yourself and record it in the bylaws itself कि redevelopment के टाइम पे हमारे सोसाइटी में ये कंडीशंस, ये एक्ट में और ये डॉक्यूमेंट्स मैं स्टोर करूंगा इस तरीके से, मैं इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करूंगा। मैं आप क्यों नहीं डिसाइड कर लेते सर जी वो चीज? अच्छा, that it can be stored that way, in short. Why don't you decide that in an MC meeting, then go back to the GB, get their approval, convert it into that electronic format and store it. Okay. Can you take your decision for somebody else's record is the question. प्रश्न ये उठता है कि आप मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी के मेंबर का रिकॉर्ड या सोसाइटी के रिकॉर्ड को कितने साल कैसे रखना है, क्या रखना है, वो क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है या वो सेक्शन 72 में जनरल बॉडी के अधिकार क्षेत्र में है? अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है रिकॉर्ड को स्टोर करना वगैरह वगैरह करना, तो हैंडओवर भी आप ही के क्षेत्र में होना चाहिए। टेक ओवर को भी मेंटेन करने का भी वो सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं थी कि हैंडओवर चेयरमैन टू चेयरमैन करना है। सोसाइटी अभी यानी वेकेट करके सब जाएंगे तो वो रिकॉर्ड्स कैसे रखना है? वो आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करिए ना। सरकार क्या कर रही है, बैंक्स क्या कर रही है? Got it. Thank you, sir. Mr. Jaydeep, one last question from you. One very short and last question. Thank you so much, sir, for allowing me. Okay. Just a continuation of the earlier question, which somebody had asked. A resolution has been passed way back in 1997 by the society. It is registered in the DR office. So does the 97th constitutional amendment dictate that that same resolution should be again taken up in 2019 when the bylaws were accepted again? That you can discuss amongst the MC members, pass a proposal, finalize it to reiterate in the general body meeting. That's it. रजिस्ट्रार के पास में देना या लेना या करना कोई अधिकार क्षेत्र बचता नहीं है। Anyway, thank you everybody. Now with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. और साथ में जो कि दिवाली है, आप सभी को दीपावली व नवीन वर्ष के लिए शुभकामनाएं। Same to you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Appreciate it.